टॉपिक जो है वो अबाउट द हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन इसको हाइपरटेंशन को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन इज़ आल्सो known as a high blood pressure, high blood pressure this। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में हाइपरटेंशन के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको ये समझाऊं कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में फ़र्क क्या है। लोग तो दोनों को ब्लड प्रेशर समझते हैं, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर नहीं। हम एक बार देखते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या, बीपी जिसको आप बोलते हो। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर हमारे साथ बेसिकली इट इज़ द, ये असल में इट इज़ बेसिकली इट इज़ द असल में ये एक प्रेशर होती है, प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की दीवारों से जब खून एक प्रेशर के साथ जब वो दीवारों के साथ लगती है ना, इसको बेसिकली हम बोलते हैं प्रेशर। ये आपकी ब्लड जब एक हरकत करती है आर्टरीज के अंदर और ये दीवारों के साथ जब लगती है ना, इसको बेसिकली हम बोलते हैं, और इस स्पीड को और इस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। स्पीड और प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब आपकी खून आपकी आर्टरीज में हरकत करते हैं या ट्रैवलिंग करती है या फ्लो होती है ब्लड की फ्लो, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं जिस प्रेशर के साथ ये ट्रेवल करती है। दिस प्रेशर इज बेसिकली नॉन एज अ ब्लड प्रेशर। अ प्रेशर्स ऑफ द ब्लड ऑन द आर्टरीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक ब्लड प्रेशर। अब दूसरी बात, आपकी जिस सिस्टम के साथ या जिस नॉर्मल के ट्रैवलिंग के साथ जो आपकी खून गर्दिश करती है आपके आर्टरीज में, जब दिल उसको पुश आउट करता है आर्टरीज के अंदर, उसमें हमारे साथ एक नॉर्मल प्रेशर के साथ ये ब्लड ट्रेवल करती है। किसके साथ? नॉर्मल प्रेशर में। अब ये प्रेशर किस तरह पैदा होती हैं वो मैं आपको बता दूं एक बार। और ये जो आपकी ब्लड प्रेशर है, दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द आर्टरीज। जो ये आर्टरीज है तो जाहिर सी बात है इन वाल्स के साथ भी तो ब्लड लगता रहता है ना, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये असल में हमारे साथ 120/80 mmHg, ये मिलीमीटर पर मरकरी जो है नॉर्मल है हमारे साथ। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल फ्लो होती है, नॉर्मल प्रेशर होती है आर्टरीज में, वो क्या होती है 120/80 mmHg। ये नॉर्मल है, ठीक है, ऑप्टिमल है, ठीक है। अब ये प्रेशर कैसे पैदा होगी और इसकी वैल्यू हम कुछ और तरह के लिखेंगे। अब ये जो 120 है, अब ये 120 कहाँ से पैदा होती है और 80 कहाँ होती है, इसको मैं आपको समझाऊं यहाँ पे एक बार। ये आपकी हार्ट है, दिस इज योर हार्ट,
अब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि 120 और 80 ये प्रेशर कहाँ पे और कैसे पैदा होती है, ठीक है। अब देख ले, सबसे पहले दिस इज़ योर हार्ट। अब देख ले, ये आपकी हार्ट है, दिस इज़ योर हार्ट। के बार यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ तब आपको सही तरीके से समझ आएगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज है ये, दिस इज़ योर पल्मोनरी आर्टरीज है, जो कि बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज है जो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं टुवर्ड्स दी लंग्स, लंग्स के पास कि राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब आ जाए, जब भी आपकी लंग से, कहाँ से, लंग्स से जब आपकी, मिसाल दे रहा हूँ, दिस इज़ योर लंग्स। आपके लंग्स से जब आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है लिफ्ट एट्रियम में, जब लिफ्ट एट्रियम में आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी लंग्स से, तो होता क्या है, और ये आपकी जो यहाँ का जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम क्या था, बाइकस्पिड वाल्व था कि ना, बाइकस्पिड वाल्व, दिस बाइकस्पिड वाल्व, जिसको आप माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये जब बाइकस्पिड वाल्व इस लेफ्ट एट्रियम में जब खून आती है तो ये वाल्व खुलकर ये खून गिरती है किस में, तो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में, दिस में, इसमें जब खून गिरेगी, इधर देखो ना, लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आएगी तो ये बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ गया, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको एक आसान अल्फाज में आपको बताऊं, यहाँ पे एक प्रेशर जब 120 का हो जाए, 120 mmHg का हो जाए, एक कंसेप्ट तो ये कह रहा है कि दिस जो आपकी जो एवर्टिक वाल्व है, कौन सा वाल्व, एवर्टिक वाल्व जो है, ये आपकी एवर्टिक वाल्व यहाँ पे जब 120 mmHg प्रेशर पैदा यानी हो जाती है, तो ये जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कंट्रैक्ट कर लेता है इस वाल्व को, ये वाल्व जो एवर्टिक वाल्व है ये खुल जाता है। जब ये वाल्व खुल जाता है, इधर देखो, इधर को यहाँ से आपको यूँ समझाऊँ, जब ये जो आपकी वो है ना वाल्व है दिस, जब ये खुल जाता है, एवर्टिक वाल्व है, नीचे से आपकी जो वेंट्रिकल है दिस, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जब यहाँ पे प्रेशर, खून तो गिर रही है ना, जब खून ये बढ़ गया, दिस वेंट्रिकल नाउ विल पुश ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द एवर्टा। अब जब आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिस स्पीड के साथ इस खून को, ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल जिस स्पीड के साथ कंट्रैक्ट करेगा और इस खून को फेंक देगा टुवर्ड्स द एवर्टा, एवर्टा की तरफ, और इधर से आपकी ये वाल्व उस टाइम खुल गया जब 120 mmHg का प्रेशर हो गई। तो ये वाल्व जब खुल गई, अब ये जो स्पीड के साथ कंट्रैक्ट करेगा और जिस स्पीड के साथ खून फेंक देगा टुवर्ड्स द एवर्टा, दिस प्रेशर इज बेसिकली नाउन एज अ सिस्टोलिक।
ये जो 120 है ना, दिस इज बेसिकली नाउन एज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप देखो ना, जिस स्पीड के साथ जब आपकी लिफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा और खून को फेंक देगा टुवर्ड्स द एवर्टा, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगी जो आपकी एवर्टा इस तरह खुल जाएंगे या नहीं। अब ये आपकी मसल्स है ना, ये स्ट्रेच हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं किससे? 120 प्रेशर से। जो खून एवर्टा में, ये एवर्टा है, अब देखो ना, खून 120 mmg के प्रेशर से इस एवर्टा को स्ट्रेच की, खोल दिया, इस तरह ओपन हो गई, ये इस तरह स्ट्रेच हो, फैल गई। अब यहाँ पे जो प्रेशर, जिस स्पीड के साथ ब्लड पुश आउट हो रहा है एवर्टा में, इस प्रेशर को जो यहाँ क्रिएट हो रहा है, कौन सा है? 120 mmHg, जिसको आप बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरी बात, अब जाहिर सी बात है, ये खून जाएंगे किसके पास? अपर लिम्स के पास, ऊपर वाले, और लोअर लिम्स के बाद अपर धड़ और नीचे धड़। तो खून है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिल ने जो आपके लिफ्ट वेंट्रिकल है उसने कंट्रैक्ट की। जब कंट्रैक्ट किया, यहाँ पे एक स्पीड, एक पावर क्रिएट की। वो पावर उस स्पीड से की वजह से आपकी इन आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। उस प्रेशर को हमने नाम दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 120 mmHg, ये याद रखना। दूसरा आपका जो अब आपको पता था कि हमने मसल में पढ़ा था कि ये मसल स्ट्रेच, इनके अंदर स्ट्रेच की कैपेबिलिटी होती है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं और वापस अपनी नॉर्मल हालात में इलेक्ट्रिसिटी होती है इनके अंदर। खींच दिया और वापस आ गए, रबड़ की तरह। रबड़ खींचते हो ना, खुल जाता है और फैल जाता है, और वापस जब छोड़ देते हैं वो वापस कंट्रैक्ट में हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। अब यहाँ पे पहले 120 mmHg प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब जब ये आपकी वाल्व, जब खून ऊपर और नीचे धड़ को आर्टरीज में भेज देगा, किस में भेज देगा? आर्टरीज में जाएंगे एवर्टा से। अब आर्टरीज के, एवर्टा भी एक बिगेस्ट आर्टरीज है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब एवर्टा से जब जाएगा ऊपर नीचे खून, ये जो आपकी आर्टरीज हैं ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आएगी। किस में आएगी ये आर्टरीज? आपकी एवर्टा, जो पहले ये डायलेट हुआ था और एक प्रेशर की वजह से यूँ फैल गया था, अब ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आएगा, जिसको हम 80 mmHg कहते हैं। क्या? 80 mmHg, जो कि डायासिस्टोलिक से समझते हैं हम, डायासिस्टोलिक वीलियो बोलते हैं इसको। दो वेलीज हमने देखी, दो वीलियो हमने देखी, एक सिस्टोलिक, दूसरा डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है आपका, उस ब्लड प्रेशर को कहता है जब आपकी हार्ट की जो लिफ्ट वेंट्रिकल है ना, जिस स्पीड के साथ खून को पुश आउट करेगा और उन आर्टरी जो एवर्टा है उस पर जो प्रेशर आएगी 120 mmHg के प्रेशर से, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा उसको हम कहेंगे क्या? 120 mmHg। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब जब ये वापस अपनी हालत में आएगा तो आपकी जो एवर्टा है इसमें एक दूसरा प्रेशर क्रिएट होती है जो नॉर्मल, पहले तो स्ट्रेच हुआ था, स्ट्रेच हुई थी मसल्स आपकी एवर्टा की, अब वापस अपनी नॉर्मल हाल में जब आया तो दिस इज नाम से बेसिकली डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 80 mmHg है इसकी नॉर्मल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था कि आपकी जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की, अब आपकी बॉडी के अंदर जब इसकी कंस्ट्रक्शन, जो आपकी कंट्रक्शन होती है, ये बढ़ जाए और रिलैक्सेशन बढ़ जाए और आपके आर्टरीज में एक प्रेशर दिल की तरफ से क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाती? एक प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर थी उससे बढ़ जाए,
तो ज़ाहिर सी बात है ना कि जब ये दिल ज़ोर के साथ पंप करेगा, पुश आउट करेगा, तो आपकी दीवारों पे प्रेशर, इनके अंदर प्रेशर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो जब बढ़ जाएगी उस कंडीशन को, जब आर्टरीज के अंदर ब्लड की प्रेशर बढ़ जाएगी, पहले तो 120 mmHg से हो रहे थे, अब अगर ये बढ़ जाए 120 mmHg से और यहाँ पे प्रेशर 80 mmHg से बढ़ जाए उल्टा में, तो क्या कंडीशन पैदा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। समझ आ रही है अभी? हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर में ये फ़र्क है। एक नॉर्मल जो फ्लो थी वाल्व्स में, आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी भी ब्लड प्रेशर 120/80, मेरा भी 120/80 ब्लड प्रेशर है ना, नॉर्मल है। अब अगर ये ब्लड प्रेशर, ये खून की दबाव, जो आप खून की दबाव बोलते हैं ना, ये अगर बढ़ जाए दिल की तरफ से, और ज़ाहिर सी बात पंपिंग आर्गन है ना, जोर जिस जोर के साथ ये पंप आउट करेगा उतना ही इस आर्टरीज पे क्या आएगी, प्रेशर आएगी, इन आर्टरीज में प्रेशर पैदा होगे। उस प्रेशर की जितना ये बढ़ेगा ये प्रेशर, उतना ही हाइपरटेंशन की स्टेजेस बढ़ते जाएंगी। सो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन हमारे साथ बेसिकली इट इज़ आल्सो नाउन एज अ हाई ब्लड प्रेशर। अब समझ आ गई हाई ब्लड प्रेशर? गुड। अब आ जाए हमारे साथ, हम ये देखेंगे इस बीमारी को एक दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, एक दूसरा नाम जिसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। दिस डिजीज़ इज़ आल्सो नाउन एज अ साइलेंट किलर डिजीज़। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर डिजीज़ भी बोलते हैं, इस वजह से कि सिम्टम्स आराज एकदम ही हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता आपको कि डेथ हो जाती है। एक एक्सट्रीमली ख़तरनाक कंडीशन क्रिएट कर दी, आपकी जो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की तरफ ले जाता है, जो स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियाँ आपकी जो ब्लड विजल से बस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से बग़ैर आपको बताए हुए एकदम ही ये ऊपर हो जाता है। अक्सर लोगों में जब एक ही दम ऊपर हो जाती है ब्लड प्रेशर, एक ही दम हाइपरटेंशन हो जाते हैं, तो दिस इज़ दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ हाइपरटेंशन इज़ आल्सो नोन एज अ silent killer disease. This is also hypertension is also known as a silent killer disease. This is hypertension is also known as a silent killer disease. साइलेंट किलर डिजीज़ बोलते हैं। अब आ जाए हम दूसरा डेफिनेशन देखेंगे इसकी, हाइपरटेंशन की दूसरा डेफिनेशन। हाइपरटेंशन इज इसको मैं निकालूं, हाइपरटेंशन up 90 mmHg. What is hypertension? Hypertension, when the blood pressure rises, then एक तो यह है कि rises then its normal value, अपनी नॉर्मल वैल्यू जो मैंने बताया था आपको 120/80 जो है, देखो ना 120, जिसको मैंने नाम दिया था सिस्टोलिक
सिस्टोलिक और 80 mmHg डायासिस्टोलिक। देखो, एक तो बात यह है कि व्हेन योर ब्लड प्रेशर राइजेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, जब आपकी नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो दिस कंडीशन इज नॉन एज अ हाइपरटेंशन। दूसरा डेफिनेशंस कह रहा है कि व्हेन योर ब्लड प्रेशर राइजेस देन 140 mmHg मिलीमीटर फॉर मरकरी, हाइड्रोजरम जो केमिस्ट्री में इसकी एब्रीवेशन है, एंड डायसिस्टोलिक राइजेस देन 90 mmHg, दिस कंडीशन इज नॉन एज अ हाइपरटेंशन। इस कंडीशन को फिर हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। दिस कंडीशन इज देन नॉन एज अ हाइपरटेंशन। अब ये इंडिविजुअल्स क्या हुआ, क्या बना, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया जब उसकी बीपी लगातार 140 या 140 से बढ़ता रहे और जो डायसिस्टोलिक है 90 mmHg या 90 से बढ़ जाए तो ये अब पेशेंट क्या कहलाएगा, हाइपरटेंसिव पेशेंट। जो कि हाइपरटेंशन हम इस कंडीशन को बोलते हैं जब आपकी खून की दबाव 140 mmHg से जो सिस्टोलिक है और डायसिस्टोलिक 90 mmHg से बढ़ जाए, दिस कंडीशन इज नॉन एज अ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अ साइलेंट किलर डिजीज। समझ आ रही है यहाँ तक? अब आ जाए हमारे साथ, दिस वाज एक वो मैंने आपको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की बताई। अब हमारे साथ इसकी कॉजेज़ हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कॉजेज़। इस डिजीज़ की जो कॉजेज़ है, काजेज से पहले मैं आपको टाइप्स बता दूं। काजेज फिर मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी वाले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको टाइप्स बता दूं इसकी कि कितने टाइप्स है हाइपरटेंशन की। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, दिस टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की टाइप्स बता दूं हमारे साथ। जो टाइप्स हैं, नंबर फर्स्ट है on the basis of causes हैं, on the basis of causes हैं, क्या वजह हो सकती है इसमें हमारे साथ हम देखेंगे। हमारे साथ देखेंगे कि कितने टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ नंबर फर्स्ट हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। या सॉरी, प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन। दूसरा जो हमारे साथ हैं, नंबर फर्स्ट, दूसरा हमारे साथ जो है, दिस इज नाउन एज अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सबसे पहले मैं आपको ये प्राइमरी हाइपरटेंशन समझाऊं कि व्हाट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारे साथ ऐसी हाइपरटेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम सबसे पहले तो ये है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर इट हैज़ नो अंडरलाइन काजेस। इट हैज़ नो अंडरलाइन काजेस। ऐसा ब्लड प्रेशर जिसकी कोई अंडरलाइन कॉजेज ना हो या नॉन कॉजेज ना हो, यानी नॉन कॉजेज, ठीक है। ख़ास वजह मालूम नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इट हैज़ नो अंडरलाइन कॉजेज, यानी कोई बीमारी की कॉजेटिव एजेंट नहीं है इसकी। दूसरा हमारे साथ जो है,
इसको हम ये मोस्टली होती है, कहता ये है कि आपकी GNC जो है JNC जो है 90 to 95% people are suffering from primary hypertension डिजीज। 90 से 95% पीपल लोग जो हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, जिसकी कोई अंडरलाइन वजूहात नहीं है, ठीक है, नो नॉन काजेस है, ठीक है, अभी तक नहीं देखा। और ये इसको हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मोस्टली कुछ काजेज़ हैं, जो कुछ काजेज़ देखे गए हैं जो प्राइमरी आपके हैं, और इसको हम वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और दूसरा नाम इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन इसकी ये नाम से। अब इसकी जो वजूहात मैं आपको बताऊं, ये कहता यह है कि ये बीमारी हो सकती है कि एज की वजह से, एज, अल्कोहल की इस्तेमाल से, ठीक है, अल्कोहल से, वेट गेन से, वेट गेन से, ठीक है, अल्कोहल, वेट गेन, इस तरह इनकी वजह से ये हो सकती है, ठीक है। कहता यह है कि डिप्रेशन भी हो सकती है इसकी वजह, डिप्रेशन। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, कहती यह है कि जो आपकी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी इन्होंने बताई है, लेकिन डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है इस तरह के वो भी इन्होंने बताए हैं, लेकिन खैर वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे साथ सेकेंडरी में मैं फिर आपको ड्रा करूँगा। लेकिन असल में यही चीज़ें हैं, एज है, अल्कोहल यूज़ है, वेट गेन है, डिप्रेशन है, आपकी स्मोकिंग आप लिख सकते हो, स्मोकिंग, etc. These all are the cause of, causes है किसकी, causes है, causes आप कह सकते हो, किसकी causes कह सकते हो, प्राइमरी हाइपरटेंशन की। देख ले, सुन ले, प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारे साथ वो हाइपरटेंशन होता है जिसकी कोई अंडरलाइन काजेज़ नहीं होती, यानी आपके कोई और बॉडी के ऑर्गन्स की वजह से ये हाइपरटेंशन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये 90 to 95% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी हाइपरटेंशन डिजीज़। 90 to 95% लोग इस प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं या मुफ्तिला हो रहे हैं, ठीक है, या मुफ्तिला हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं प्राइमरी को, और एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो वजूहात हैं कुछ, वो है एज, अल्कोहल, वेट गेन, वज़न का बढ़ जाना, वो जो है आपकी फैटी सब्सटेंस का इस्तेमाल करना, इस तरह का जो आपकी फैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं उनकी ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिससे आपकी वेट गेन भी हो सकती है और आपकी लिपिड्स भी बढ़ सकती हैं, डिप्रेशन और स्मोकिंग, etc. ये क्या है हमारे साथ, प्राइमरी हाइपरटेंशन की कुछ वजूहात है। अब हमारे साथ आ जाए सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होती है, ए से ब्लड प्रेशर होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें अंडरलाइन कॉज होती है, बॉडी का ज़रूर सा कोई ना कोई ऑर्गन्स की ख़राब होने की वजह से ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। ये मोस्टली जो है पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, पीपल जो सफ़र कर रहा है, जो मुफ्तिला हैं, दिस ये है जो है 5 to 10% है, दिस या आपके दिस kind of hypertension has underlying causes, underlying causes हैं, underlying causes है इसके अंदर,
और अंडरलाइन काजेज हैं। और दूसरी बात ये है कि almost 5 to 10% people are suffering from secondary hypertension. 5 to 10% people are suffering from secondary hypertension. ठीक है। अब इसकी जो नॉन कॉजेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंडरलाइन काजेज हो सकती हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। ठीक है, नॉन। इसमें हमारे साथ जो इसके कॉजेज हैं, जो इस सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो वजूहात हैं, वो कौन से इस तरह के वो काजेज हैं जो सेकेंडरी में आते हैं और सेकेंडरी हाइपरटेंशन वजह बन सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारे साथ जो आते हैं, नंबर फर्स्ट, रेनल डिसऑर्डर। रेनल डिसऑर्डर में आपकी ज़रूर गुर्दों की ख़राबी की वजह से, रेनल में कोई मसला होने की वजह से, गुर्दों में ख़राबी होने की वजह से आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है। ठीक है, गुर्दों की ख़राबी की वजह से। दूसरा हमारे साथ जो है, जिसमें आपकी जो है आपकी ड्रग्स यूज्ड आपके साथ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बीपी को हाई कर सकती है। नंबर फर्स्ट काइंड ऑफ ड्रग्स जो आपकी बीपी के लिए नुकसानदा हो सकती है, नंबर फर्स्ट है, इसमें आपके साथ आ सकते हैं जो आपकी कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स या ड्रग्स। कंट्रासेप्टिव्स ज़्यादातर फीमेल इस्तेमाल करते हैं। फैमिली प्लानिंग में ये कंट्रासेप्टिव मेडिसिन आते हैं बच्चों को जो है अपनी जो मेंसेस है उसको रोकने के लिए, कंट्रासेप्टिव। ठीक है, दूसरे आपके जो मेडिसिन आते हैं वो है आपके एनसिड्स की इस्तेमाल की वजह से भी, ज़्यादा एनसिड्स की इस्तेमाल की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सके। तीसरा है आपकी कोकेन जैसी ड्रग्स इस्तेमाल करना, कोकेन्स वाली अद्वियात का, या कोकेन्स, मॉर्फिन, इस तरह के आपकी जो ओपियम है, आपकी आशीष हैं वगैरह वगैरह का यूज़ करने से इस तरह की आपकी बीमारी, ये जो है आपकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह बन सकती है। और आपके साथ इसमें तीसरा जो हमारे साथ हैं, इसमें आपकी सीएनएस डिसऑर्डर में आपके साथ क्या हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से, और ब्रेन या हेड इंजरी, ये सारे के सारे आपके इसके वजूहात हो सकते हैं। सीएनएस डिसऑर्डर, ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन हेड इंजरी, इसकी वजह से आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है। ठीक है, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर नंबर 4 है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह बन सकती है, वो उसमें हमारे साथ एक डिजीज़ आती है जिसको हम बोले कुशिंग सिंड्रोम। ज़्यादा कुशिंग सिंड्रोम जो है, कुशिंग सिंड्रोम, ये कुशिंग सिंड्रोम ज़्यादा आपकी जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उनकी ज़्यादा इस्तेमाल से भी कुशिंग सिंड्रोम बीमारी हो सकती है। ठीक है, या आप हाइपरथायराइडिज़म भी इसकी वजह बन सकती है। ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि आपकी ये हमारे साथ जो थे सेकेंडरी हाइपर टेंशन की जिसकी अंडरलाइन काज़ या तो गुर्दों की वजह से, या तो ड्रग्स की इस्तेमाल से, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर की वजह से, ब्रेन ट्यूमर जो आपको लिखवा दिया, या एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से, आपकी जो कुशुंग सिंड्रोम है, इस तरह की बीमारियों की वजह से भी आपकी हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसके अंडरलाइन ज़रूर से कोई बीमारी आपकी बॉडी के अंदर होगी। तो इनमें अगर जब इलाज आप करते हो तो सबसे पहले आपने अंडरलाइन काजेज़ को ढूंढना है कि क्या वजह क्या है, काजेटिव एजेंट क्या है, इटियोलॉजी क्या है इसकी, और देखनी है। फिर उसको देखकर आपने अंडरलाइन काजेज़ की जब इलाज करोगे तो बीपी आपकी कम हो जाएगी। और दूसरी आपकी जो है, इधर मैंने बता दो आपको, जो थायराइडिज्म है उसकी वजह से भी, जो आपकी हाइपरथायराइडिज्म है उसकी वजह से भी आपकी वजह बन सकती है, या हाइपोथायराइडिज्म। दोनों वजूहात में जब आपकी इम्बैलेंस हो जाती हैं आपकी हार्मोन्स, जिसकी वजह से आपकी ये वो हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन आपकी हो सकती है। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट तो ये था कि हमने द बेसिस। और तीसरा कॉज मैं आपको बता दूं, इसको ज़रा मिटाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तीसरा हमारे साथ है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। थर्ड है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये तीसरा टाइप्स है, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स प्रोडक्शन बढ़ जाती है। प्रोडक्शंस एंड देयर वर्क्स, उनकी जो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी वर्क्स है वो बढ़ जाती है, और हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह बन सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने के दौरान, तो उस टाइम आपकी कुछ हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। उन हार्मोन्स की इंक्रीज़, उनकी ज़्यादा पैदावार होती है बॉडी के अंदर। उनकी हार्मोन्स की ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकती है, ठीक है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। या एंजाइम्स भी अपना कुछ वर्क इंक्रीज़ कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी जो इसकी हमारे साथ जो टाइप्स हैं, दूसरा टाइप्स, फर्स्ट तो हमने इस तरीके ऑन द बेसिस ऑफ काज हमने देखी। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे साथ जो इसकी बड़ा मेजर जो वो है ना क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू JNC, ज्वाइंट नेशनल कमेटी के अकॉर्डिंग इन्होंने ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को मंदरजेल ट्राइब्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट हमारे साथ जिसको हम बोलते हैं, नंबर फर्स्ट में आपको कहूँ एक बार, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर। क्या ऑप्टिमल जो नॉर्मल आपकी ब्लड प्रेशर है, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर आपकी जो है, एक बार आपको ऑप्टिमल का नॉर्मल का पता चले फिर आपको आगे ले जाएंगे। ऑप्टिमल हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर होती है वो ऑलमोस्ट 120/80 mmHg, ये ऑप्टिमल और नॉर्मल हमारे साथ बीपी है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे साथ जो प्री हाइपरटेंशन है वो क्या है।
अब हम प्री नंबर फर्स्ट, ये तो ऑप्टिमल था, यहाँ से हम नंबरिंग देंगे। प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन में हमारे साथ सिस्टोलिक का कितना होना है, जो आपकी सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक की वैल्यू देखेंगे, और दूसरा है आपकी डायासिस्टोलिक की, डायासिस्टोलिक की टेंशन जो है प्री हाइपर टेंशन हमारे साथ जो है वो आता है, उसमें उसकी जो सिस्टोलिक वैल्यू है वो हमारे साथ आता है 120 to 139 के बीच में mmHg, ठीक है। दिस इज सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अब डायसिस्टोलिक जो है इसकी, वो डायसिस्टोलिक की जो वैल्यू आती है वो हमारे साथ से जो है 80 to 89। दिस इज़ बेसिकली नॉन एज अ प्री हाइपरटेंसिव, ठीक है, प्री हाइपरटेंशन जो कि अर्ली साइन होती है हाइपरटेंशन की। अब हमारे साथ स्टार्ट होते हैं स्टेज 1। स्टेज 1, स्टेज 1 में, स्टेज 1 में हमारे साथ जो सिस्टोलिक वैल्यू होती है वो 140 से लेकर 159 तक दिस, और इसकी जो डायसिस्टोलिक वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू JNC वो जो है होती है हमारे साथ 90 to 99, 90 to 99 ये वैल्यू होती है mmHg। दूसरा हमारे साथ स्टेज 2, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 में हमारे साथ 160 to 179 ये स्टेज 2 है, ठीक है। और इसकी जो डायसिस्टोलिक वैल्यू है वो 100 से 109 तक दिस, ठीक है। और स्टेज 3 जो है, स्टेज 3, स्टेज 3 में हमारे साथ जो सिस्टोलिक की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 180 है, 180 ग्रेटर देन 180। और जो डायसिस्टोलिक है हमारे साथ वो जो है हमारे साथ 110 to 120 mmHg है, ये वैल्यू है, ठीक है। डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक हमारे साथ ये अकॉर्डिंग टू JNC जिसकी स्टेजेस हैं हमारे साथ। और एक चौथा जो है इसमें हमारे साथ जो आता है हाइपर टेंसिव इमरजेंसी, दिस रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हाइपर टेंसिव इमरजेंसी है, हाइपर टेंसिव इमरजेंसी, दिस हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आपकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ऑलमोस्ट बढ़ जाता है, 180 से ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 210 टू मोस्टली देखा गया है 110 टू 120 mmHg। ये इंतहाई हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है जिससे स्ट्रोक भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज, हेमरेज हो सकते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स बस्ट भी हो सकती है इस कंडीशन में, एक्सट्रीमली वो इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द JNC ज्वाइंट नेशनल कमेटी के मुताबिक हमने ये क्लासिफिकेशन देखी ब्लड प्रेशर की, ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। यस डियर, अब हम पढ़ेंगे इसकी जो साइन और सिम्टम है, अलामात हैं, वो यहाँ आ जाए। ये साइन और सिम्टम्स ज़रा देख लेंगे इसकी कि क्या वो हो सकती है अलामात,
साइन एंड सिम्टम क्या हो सकती है? यस डियर, नंबर फर्स्ट, सिवियर हेडेक, ब्लड विजन, हो सकती है, धुंधलाहट नज़र, और आपकी ब्लड विजन्स, और आपकी जो है दूसरा है चेस्ट पेन हो सकती है, चेस्ट पेन, नाउसिया, और ये है वॉमिटिंग, और है आपकी इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट, और ये हो सकती है कि पेशेंट के जो फिटेग हो सकती है, फिटेग हो सकता है, सीवियर हेडेक, ब्लड विजन, चेस्ट पेन, नाउजिया, वॉमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, फिटेग, कन्फ्यूजन्स हो सकती है, कन्फ्यूजन, ठीक है, स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। These all are the sign and symptom of the high hypertension. तो डियर, ये हमारी आज की टॉपिक थी जिसमें हमने साइन सिम्टम सब कुछ देख ली। ये हम इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है और ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।